बदलापुर और कोलकाता की जैसी घटनाएं देश में बढ़ रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना देखिए, बदलापुर के अंदर जो घटना हुई है, तो यकीनन वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना कंडम किया जाए, निंदा की जाए, वो मेरे हिसाब से कम है। और उसके बाद जो हुआ कि पूरे पेरेंट्स सड़क के ऊपर निकल कर आए और अपने गुस्से का इजहार किया, वो बहुत ही स्वाभाविक है। अगर किसी की भी बच्ची अगर है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। और एक डर का माहौल तैयार हो जाता है जब इस तरह की घटना होती है, जिस किसी घर में छोटे बच्चे बच्चियां हैं, कि ये हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है। अब ये सरकार के, प्रशासन के, पुलिस के ऊपर निर्भर करता है इस डर को कैसे दूर किया जाए करके उसमें। मेरा तो सुझाव ये है कि इस देश के अंदर जब भी ऐसी कोई घटना होती है, बलात्कार का कोई मामला आता है, कोई बच्ची के ऊपर अत्याचार का मामला आता है, तो कुछ दिनों तक बहुत मामला है तो गर्मा हुआ होता है और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे अगर घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं इस देश के अंदर, तो आप ठीक है, आप शरिया कानून के खिलाफ है, आप इस्लामिक कानून के खिलाफ है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि अरब मुल्कों में, अरब कंट्रीज के अंदर आप देखें कि बलात्कार के मामले बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि वहां पर दोषियों को भरी सड़क के ऊपर, भरे चौराहों के ऊपर है तो सजा दी जाती है। और जिस दिन सजा दी जाती है लोगों को बाजाब्ता वहां पर बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो, अगर ये ऐसा किया है तो उसकी सजा क्या है, अपनी आंखों से देखो करके। यहाँ पर लोगों का डर खत्म हो गया है। लोगों को लगता है हम कुछ भी कर लो, एफआईआर रजिस्टर होंगी, मामला कोर्ट में जाएगा, सालों साल कोर्ट के अंदर पड़ा रहेगा और वो आखिर में बाहर निकल जाएगा करके। तो वो डर बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। का कहना है कि उन्हें शरिया लॉ के हिसाब से सजा देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको जैसा बताया हूं कि क्या वजह है कि अरब मुल्कों के अंदर ये घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है और हमारे इस देश के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती ही है। तो यकीनन उस पीड़ित बच्ची को अगर इंसाफ दिलाना है तो कहीं ना कहीं कानून के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। कलकत्ता के अंदर जिस बेरहमी के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो घटना वहां पर घटी है, उसके आरोपियों को आप कितने साल जिंदा रखें? हाँ? सारी दुनिया को ये बताना चाहिएगा कि देखिए ये आरोपी है, इसने इसके साथ ऐसा किया तो उसको सजा कैसी मिलती है, ये भरे चौराहे के ऊपर। तो ये सजा जो है ये आईपीसी सेक्शंस के अंदर में आती नहीं है, हिंदुस्तान के कानून के अंदर बैठती ही नहीं है। ये इस्लामिक और शरिया कानून के हिसाब से ये लोग वहां पे करते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर दो चार इंसिडेंट्स के अंदर ऐसा अगर कोई कानून बनाकर हम लोग इस तरह का अगर सजा देना शुरू करें तो शायद ये घटनाओं के अंदर कमी होगी। है? तरफ से बैंक में गृह मंत्रालय ने प्रॉपर्टी सेल करने के आदेश दिए, क्या कहेंगे? देखिए, हर रोज महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कोई बैंक डूब जाती है, कोई पत संस्था डूब जाती है। करोड़ों रुपये आ, लोगों के गायब हो जाते हैं रातों रात, और वो पैसा उन्हें कभी मिलता नहीं है। आदर्श का जब हमने मामला उठाया था तो आज तकरीबन 1.25 साल हो गया है, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। इस दौरान मैंने खुद ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट के अंदर फाइल की और मैंने अदालत से ये सवाल करवाने लगाया है कि आप ये पता करिएगा कि एमपीआईडी के प्रपोजल्स कितने सरकार के पास कितने सालों से पेंडिंग है करके। एमपीआईडी का प्रपोजल क्या होता है कि जो पद संस्था या जो बैंक डूब जाती है तो उनके डायरेक्टर्स की, उनके चेयरमैन की, या वो बैंक की, या वो पद संस्था की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग होगी, जमीन होगी, दुकान होगा, जो भी होगा, वो गवर्नमेंट सीज कर लेती है, उसका ऑक्शन करती है और वो पैसा फिर लोगों को वापस किया जाता है। अभी जो नोटिफिकेशन निकला है, आप लोगों को हैरानी होगी, 220 ऐसे एमपीआईडी के प्रपोजल्स पूरे महाराष्ट्र के सरकार के पास प्रलंबित है। आदर्श का नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले निकल चुका है। तकरीबन 53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट सीज कर रही है और वो सीज करके है तो अब इनका ऑक्शन करके, जैसा मैंने लोगों को वादा किया था कि एक एक रुपया तुम्हारा वापस मिलेगा, आप देखिए कि बहुत जल्द इन लोगों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। तो एक राजकीय सवाल, संजय सिसोड़ ने कहा है कि एमआईएम ने अपनी समीक्षा करनी चाहिए कल की आपकी घटना को लेकर, और मुस्लिम समाज की दिशा भूल कर रहा है एमआईएम। मुझे संजय सिरसाट से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है।
मैं अगर बोलना शुरू करा कि इनकी पार्टी और इनके खुद के बारे में, तो मेरे हिसाब से इन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक जिंदा पार्टी की निशानी ही है। जब किसी पदाधिकारी को हटाया जाता है तो नेचुरल है उसके उसके चाहने वाले लोगों के अंदर कुछ नाराजगी होती है। वही घटना बदलापुर के अंदर हुई है करके उसमें, और हम मुसलमानों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं करके ये संजय सिरसाट साहब को पता चलेगा जब 2 महीने के बाद वो मुसलमान महल्लों के अंदर भी जाएंगे वोट मांगने के लिए। तब उन्हें पता चल जाएगा करके उसमें। लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। आपने महाविकास आघाड़ी को एक ऑफर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक कुछ आपको रिप्लाई आया है नहीं? देखिए, अगर महाविकास आघाड़ी को मेरा ऑफर देने का मकसद सिर्फ यही है कि वो ये ना समझे कि लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने लाइन लगाकर इन्हें भर भर के वोट दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि अब की बार 400 पार, वो पूरा नहीं हो सका है। इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा के अंदर ऐसा होगा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमने देखा है। अब ऐसे हालात के अंदर हम चाहते हैं कि हम भी उस अलायंस का हिस्सा बने और एक मजबूत फोर्स तैयार करके भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को हम कैसा सत्ता से दूर रख सकते हैं, इस वजह से मैंने उनको प्रस्ताव दिया है। अब उनके तरफ से जवाब आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आप मुझ पर उंगली नहीं उठाना ये कहकर कि तुम लड़े थे इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है कहते। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला लेते हैं। कितने सीट लड़ाई है अगर आपको? हमने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं निकाले हैं। एक मर्तबा अगर वो तैयार हो जाते हैं कि कम से कम चलिए हम बातचीत तो करते हैं, इसके ऊपर तो आते हैं कि भाई हम क्यों आना चाह रहे हैं आपके बीच में। एक बार वो यकीन तैयार हो गया तो फिर सीट कितनी लड़ी जाएगी वो मेरे हिसाब से सेकेंडरी बात है।